बस भी करे रोहान, दिल निकल आया है। नूर ने थके लहजे में कहा। पूरी रात रोहान की शिद्दतों को सहकर वो निढाल हो चुकी थी। शादी की पहली रात थी, इसलिए वो इनकार भी ना कर पाई। सर्दियों की तवील रात के बाद अब रोशनी फैल चुकी थी। नूर की आंखें नींद से बोझल थी, मगर रोहान अब भी बेखुदी में था। बिला आखिर नूर ने इल्तिजा की, तब जाकर वो रुका। खुद रोहान भी नींद से चूर था, मगर नूर की हसीन चेहरे ने इसे मदहोश कर रखा था। कुछ देर बाद वो करवट बदलकर सो गया। नूर अभी गहरी नींद में गई ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहान बेखबर था, लिहाजा नूर को उठना पड़ा। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंची। कौन है? इसने आहिस्ता से पूछा। बेटा, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं, सास की आवाज आई। नूर का दिल भर आया। अभी तो इसे सोए 2 घंटे भी ना हुए थे। इसने रोहान पर एक नजर डाली, जो अब भी ख्वाबों में खोया हुआ था। खामोशी से कपड़े उठाए, नहाकर तैयार हुई और बाहर आ गई। तब तक इसके घर वाले नाश्ता लेकर पहुंच चुके थे। फहमीदा बेगम ने कहा, बेटा, रोहान को भी जगाओ। अच्छी बात नहीं कि वो अभी तक सो रहा है। फहमीदा बेगम कह रही थी। बेटा, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं। मगर नूर के कदम रोहान के कमरे की तरफ बढ़ नहीं रहे थे। रात भर रोहान की शिद्दतों ने इसके दिल में एक अनजाना खौफ बसा दिया था। वो डर रही थी कि अगर इसे जगाने गई तो कहीं वो फिर से वही सब शुरू न कर दे। रोहान की बातें अब भी इसके ज़हीन में गूंज रही थी। दिल नहीं भरता तुमसे, चाहता हूँ ये रात लंबी हो जाए। यही अल्फाज नूर के दिल को बेचैन कर गए थे। लेकिन फहमीदा बेगम की इसरार पर आखिरकार वो दबे कदमों कमरे में दाखिल हुई। रोहान अब भी गहरी नींद में था, हालांकि घड़ी 11 बजा चुकी थी। नूर ने करीब जाकर आहिस्ता से इसका हाथ हिलाया। रोहान, उठे, मेरे घर वाले आए हैं, सब नाश्ते पर आपका पूछ रहे हैं। रोहान ने नीमबाज आंखों से जैसे ही नूर का निखरा हुआ चेहरा देखा तो इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। नींद में मदहोश लहजे में बोला, तुम्हारे पास से उठने को दिल नहीं चाहता। एक तो ये रिश्तेदार भी ना जहर लगते हैं। यह कहकर इसने नूर को अपनी तरफ खींच लिया। नूर अचानक संभल ना पाई और इसके ऊपर जा गिरी। नूर कहने लगी, प्लीज छोड़े मुझे। मगर रोहान ने अपनी मनमानी की और थोड़ी देर बाद इसे छोड़कर नहाने चला गया। बाहर आकर इसने तौलिया नूर के मुंह पर फेंका और कहा, मैं ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम दोबारा तैयार हो जाओ और सबको वजह बता देना। नूर दिल ही दिल में बेबस थी, मगर चुपचाप दोबारा नहाकर तैयार हुई। इसने सर पर दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा और सबके साथ नाश्ता किया। नाश्ते के बाद रोहान बार बार नजरें से कमरे जाने का इशारा कर रहा था, मगर नूर ने फहमीदा बेगम के साथ बैठकर बातों में मसरूफ रहना बेहतर समझा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वक्त गुजरता रहा। आखिरकार गुस्से में आकर रोहान कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद किया। फहमीदा बेगम हैरान हुई, इसे क्या हुआ है? रात को वलीमा था। नूर पार्लर गई और सिल्वर रंग की मैक्सी में वो लाजवाब लग रही थी। रोहान की नजरें इससे हट ही नहीं रही थी। जब दोनों स्टेज पर बैठे तो रोहान ने नूर का हाथ थाम रखा था। बैठते ही रोहान ने नूर की कान में सरगोशी की, आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। नूर का सर चकरा रहा था। पूरी रात वो जागती रही थी और दिन भर फहमीदा बेगम के साथ बैठी रही। अब वो नींद से मुकम्मिल बेहाल थी और दिल में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि आज भी रोहान के साथ रात गुजारें। रात को नूर की वालिदा सुफिया बेगम ने फहमीदा बेगम से कहा, हमारे यहाँ रिवाज है कि वलीमा पर बेटी को अपने घर ले जाते हैं और अगले रोज दुल्हा और इसके घर वाले लेकर आते हैं। आज हम नूर को अपने साथ ले जाएंगे। फहमीदा बेगम ने कोई एतराज नहीं किया, मगर रोहान जैसे होश खो बैठा। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। फहमीदा बेगम ने इसे कंधे पर हल्की थपकी दी। बस करो, बड़ों को इस तरह जवाब नहीं देते। नूर चाहती थी कि अपनी माँ के साथ जाए और थोड़ी नींद भी पूरी करें, मगर रोहान की नजरें कुछ और ही कह रही थी, जैसे कि वो खुद रोक दे कि नूर मैके ना जाए। नूर ने अपनी नजरें झुका ली और अपने वालिदैन के साथ वापस घर आ गई। जैसे ही कपड़े बदलकर सोने लगी, इसका फोन बजा। फोन उठाते ही रोहान की आवाज आई, ये क्या तरीका है? तुमने मुझे क्यों नजरअंदाज किया? नूर दिल ही दिल में सोच रही थी कि रात की थकन और रोहान की ताकतवर नजरें इसे किस तरह उलझा रही हैं।
दिल में हल्की सी हिचकिचाहट और शर्म के बावजूद वो खामोश रही, मगर दिल जानता था कि ये शाम और रात दोनों यादगार होने वाली हैं। तुम्हारे घर वालों का ऐसा कौन करता है? रोहान गुस्से से भरा हुआ बोला। यह रस्म भाड़ में जाए, तुम्हें कोई लेकर जाने वाला नहीं और तुम वापस मेरे साथ आओगी। नूर ने कोशिश की। रोहान मेरी बात समझे, मैं अपने वालिदैन को क्या बहाना दूंगी? रोहान ने सख्त लहजे में कहा, कुछ भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ये बताओ तुमने कपड़े तो नहीं बदले? नूर ने हल्की आवाज में कहा, मैंने सब कुछ पहना ही सोने के लिए था। रोहान का गुस्सा मजीद बढ़ गया। मुझे नहीं पता, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे पहले थी। तुम्हारे जेवरात भी वैसे ही पहनने हैं, हर चीज में मैं खुद हाथ डालूंगा जैसे सुहागरात को किया था। तुम मेरी हो, मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। नूर के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बोली, प्लीज अभी नहीं, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। रोहान ने सख्ती से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बीवी हो और रात को तुम्हें अपने कमरे में चाहे, मैं चाहता हूँ कि हर रात तुम मेरे बिस्तर पर हो। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, इनमें वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे पहले थी, जेवरात भी वैसे ही पहनो। नूर के दिल में खौफ और शर्म दोनों के मिला जुला जज्बात थे, मगर वो जानती थी कि इस वक्त इसे रोहान की मर्जी के मुताबिक चलना होगा। नूर ने फोन उठाया तो रोहान गुस्से में बोला, मैं तुम्हें इशारा कर रहा था कि अपनी वालिदा को मना कर दो, कोई बहाना बना दो, मगर तुमने मेरी तरफ देखने की जहमत भी नहीं की। क्या तुम्हें मेरी बात की कोई अहमियत नहीं? नूर खामोश हो गई, दिल में सोचने लगी क्या करें। आखिरकार इसने अपनी वालिदा को एतमाद में लिया और कहा, रोहान की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं इसके साथ जा रही हूँ, बाद में दोबारा अपने घर रहूंगी। इसकी वालिदा ने ज्यादा एतराज नहीं किया, सिर्फ कहा ठीक है। नूर ने दोबारा वलीमे का जोड़ा पहने बगैर सब सामान तैयार किया। रोहान ने बाहर मेन गेट पर हॉर्न दिया और कहा, बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। नूर ने सामान हाथ में पकड़ा और बाहर चली गई। इसे देखकर रोहान के माथे पर बल पड़ गई, मगर वो खामोश रहा। नूर ने सामान खींचे रखा और फ्रंट सीट पर बैठ गई। रोहान ने कहा, तैयार क्यों नहीं हुई? मेरी बात का असर नहीं हुआ। नूर ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, रोहान कुछ तो समझने की कोशिश करें, अम्मा क्या सोचेंगी कि मैं क्यों दुल्हन बनकर जा रही हूँ? बड़ी मुश्किल से बहाना बनाया है। रोहान ने आहिस्ता कहा, ठीक है, घर जाकर वैसे ही तैयार हो जैसे तुम पहले लग रही थी। नूर ने सर हिलाया और खामोशी से तैयार रहने का यकीन दिलाया। नूर ने हल्की आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन वादा करें मुझे ज्यादा तंग नहीं करेंगे। रोहान ने हंसते हुए कहा, जी। नूर ने दिल ही दिल में सोचा कि वो कल रात भी जागती रही थी और अब सुबह से मुसलसल जाग रही है। सर फट रहा था और नींद शदीद जरूरत थी। रोहान ने कहा, चलो घर चलें, तुम्हें बड़ी मीठी नींद सुलाता हूँ। इसकी आंखों में शौकी थी और नूर का दिल जोर से धड़कने लगा। घर पहुंचकर नूर ने कमरे में जाकर फहमीदा बेगम को सोए पाया। रोहान ने कहा, जल्दी से वलीमे की मैक्सी पहनकर तैयार हो जाओ। नूर ने दोबारा मेकअप किया और जेवरात भी पहने। जैसे ही दुपट्टा सर पर रखने लगी, रोहान करीब आ गया और गर्दन पर अपने लब रख दिए। फिर से अपनी मनमानियां शुरू कर दी। नूर थकन से चूर थी और रात के 2 बजे रोने लगी, हाथ जोड़कर इल्तिजा की, खुदा के लिए बस कर दो, मुझे सोने दो। मगर रोहान कुछ सुनने को तैयार न था। इसका जुनून जैसे बढ़ता ही जा रहा था। सारी रात नूर की आंखों में गुजर गई। सुबह रोहान सो चुका था और नूर बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द हो रहा था। दर्द इतना था कि इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। नूर ने सोए हुए रोहान को हिलाया और आहिस्ता से कहा, प्लीज बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। रोहान फौरन जागा और नूर को तड़पते देखकर परेशान हुआ। क्या हुआ तुम्हें? इसने पूछा। नूर ने अपने पेट के निचले हिस्से पर दोनों हाथ रखे। प्लीज कुछ करो। रोहान घबरा गया, समझ नहीं पा रहा था कि नूर को क्या हुआ है। फौरन उठकर कहा, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। शर्ट पहनकर बटन बंद किए और बाल सीधे किए, फिर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद फहमीदा बेगम घबराई हुई कमरे में आई। तब तक नूर दर्द से तड़प रही थी। फहमीदा बेगम ने इसे सहारा दिया और बाहर ले आई। फिर ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, आपके बेटे ने क्या हाल किया है?
अपनी बीवी का जरा भी ख्याल नहीं किया। नूर के अंदरूनी हिस्से पर जख्म हो गए हैं, इसे बताएं कि बीवी से दूर रहें। ये सुनकर फहमीदा बेगम शर्मिंदा हो गई। जब नूर और फहमीदा बेगम क्लिनिक से बाहर आई तो रोहान खड़ा था। वो इससे पूछने लगा, क्या हुआ? फहमीदा बेगम ने इसे नजरें घुमाते हुए कहा, यह तुम्हें पता होना चाहिए, शर्मिंदा कर दिया तुमने। रोहान शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर गया। शायद अभी से कुछ समझ आ चुका था। जैसे ही नूर गाड़ी में बैठी आंखें बंद करके थकन और दर्द से बेहाल हो गई। 2 दिन से नींद पूरी नहीं हुई थी और दर्द ने इसे थका दिया था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और कुछ दवा भी दी थी। रोहान ने गाड़ी स्टार्ट की तो नूर ने कहा, मेरे मैके ले जाओ, वही रहूंगी। रोहान ने पूछा, क्यों? नूर ने कहा, वही 8 दिन रहूंगी, आराम करूंगी। रोहान ने कहा, अम्मी वो घर पर भी आराम कर सकती है। फहमीदा बेगम ने कहा, जो कह रही हूँ वही करो। नूर दिल ही दिल में शुक्रगुजार थी। फहमीदा बेगम ने इसे मैके छोड़ा और नूर की वालिदा से कहा, रोहान ने इसे आराम नहीं करने दिया, इसलिए 8 दिन यहाँ रहेगी। वालिदा खुश हो गई, मगर नूर के चेहरे पर दर्द के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। नूर ने कुछ न बताया क्योंकि फहमीदा बेगम ने मना किया था। वालिदैन से कुछ मत कहो, मैं रोहान को समझाऊंगी कि आइंदा ऐसा ना करें। लेकिन नूर के दिल में रोहान की खुरपत का खौफ बैठ गया था। 2 दिन खामोशी के बाद रोहान ने इसे फोन किया। इस वक्त नूर सोने की तैयारी कर रही थी। नूर ने फोन उठाया तो रोहान गुस्से में बोला, अच्छा बहाना बनाया है तुमने, ऐसा क्यों हुआ कि मैके जाकर बैठ गई? नूर ने जवाब दिया, आपको आंटी ने कुछ नहीं बताया। रोहान ने सख्त लहजे में कहा, यार तुम कोई अनोखी लड़की नहीं जिसकी शादी हुई है। सबके शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा ही करते हैं और सबकी बीवियां यूं रोने नहीं बैठ जाती। थोड़ा सब्र करो, ववेला न मचाओ। तुम्हें नहीं पता लेडी डॉक्टर और मेरी माँ ने क्या कहा। नूर, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर 8 दिन भी नहीं गुजार सकता। मैंने शादी इसलिए नहीं की कि अकेला सोऊं। नूर ने आहिस्ता कहा, रोहान आपको जरा भी एहसास है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? रोहान ने जवाब दिया, शट अप, कोई भी बहाना बनाओ, बस घर वापस आओ। 2 दिन से मैं पागल हूँ, रात को नींद नहीं आ रही, मुझे तुम चाहिए। नूर ने फोन बंद कर दिया क्योंकि एक तरफ अपनी तकलीफ थी और दूसरी तरफ रोहान की मुसलसल परेशानी। चंद दिन तक नूर ने फोन नहीं उठाया और जो भी फोन आया बहाना बनाकर टाल दिया कि बाद में कॉल करेगी। 8 दिन गुजर गए और अब रोहान सख्त नाराज था। फहमीदा बेगम ने भी इस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वो नूर को लेने न जाए। आखिरकार 8 दिन बाद फहमीदा बेगम खुद नूर को घर लेकर आ गई और रोहान का मूड सख्त खराब था। नूर को देखकर भी रोहान ने अपना रुख बदल लिया और चुपचाप खाना खाता रहा, लेकिन चोरी आंखों से नूर को देखता रहा। खाने के बाद वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। नूर ने सोचा शायद वो कमरे में आकर इसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही नूर फारिग हो गई, रोहान कमरे में चला गया। फहमीदा बेगम ने नूर को अपने कमरे में बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूँ, मगर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। नूर ने जवाब दिया, आंटी, मुझे खुद इन बातों का ज्यादा इल्म नहीं था। मैंने रोहान को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं सुनता। फहमीदा बेगम ने कहा, मैंने इसे डांटा भी है, आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोशिश करो कि कमरे में देर से जाया करो। नूर ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। कुछ देर वो फहमीदा के कमरे में बैठी इधर उधर की बातें करती रही और रोहान बेसब्री से इसका इंतजार करता रहा। रात के 11 बजे नूर कमरे में आई तो रोहान लैपटॉप पर मसरूफ था और इसको देखकर इसे शदीद गुस्सा आया। जैसे ही नूर अंदर आई, इसने कहा, दरवाजा बंद और लॉक करो। नूर घबरा गई और जैसे कहा वैसा ही किया। धीरे धीरे चलते हुए वो बेड की दूसरी तरफ पहुंची और गुस्से में रोहान ने लैपटॉप बंद करके टेबल पर रख दिया। रोहान गुस्से में बोला, तुम्हारे नजदीक मेरी क्या अहमियत है? तुम मुझे क्या समझती हो? नूर ने नरम लहजे में कहा, रोहान, मेरे नजदीक आपकी बहुत अहमियत है और आपकी नजर में भी मेरा एहसास होना चाहिए। मैं 8 दिन से मेडिसिन ले रही हूँ। रोहान ने इसे रोक दिया, ये सब पटिया मुझे मत पढ़ो, अपनी माँ से भी बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूँ। तुम कोई वाहिद लड़की नहीं, सब शौहर अपनी बीवियों के साथ ऐसे ही रहते हैं, मगर बीवी मोम की गुड़िया नहीं बनी रहती। इसने तकिया दुरुस्त किया, करवट दूसरी तरफ मोड़ ली और लेट गया। नूर की आंखों में आंसू झलक रहे थे, मगर इसने इन्हें अंदर ही छुपा लिया।
नूर ने खुद पर काबू पाकर रोहान के करीब जाकर अपना हाथ इसके बाजू पर रखा, मगर रोहान ने झटक दिया। पीछे हटो, हाथ मत लगाना, जाके आराम करो, आज के बाद कुछ नहीं कहूंगा। नूर ने इल्तिजा की। रोहान प्लीज मुझसे नाराज मत हो। रोहान ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नूर ने कहा, फर्क पड़ता है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ। आप यूं मुंह मोड़कर लेटेंगे तो मुझे फर्क पड़ेगा। रोहान ने अपना रुख बदलकर इसे देखा और कहा, पड़ता है तुम्हें फर्क? तुम्हें पता है मैं तुमसे नाराज हूँ। नूर ने सर हिलाया। हाँ, मुझे नजर आ रहा है, मुंह फूला है और आप मुझे देख नहीं रहे, जाहिर है नाराज हैं। रोहान ने मुस्कुराकर कहा, नाराज हो तो मुझे राजी करो। इसकी आंखों की शिद्दत और वारफतगी ने नूर का दिल तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। इसे मालूम था कि रोहान किस चीज से राजी होता है, मगर नजरें चुराकर बोली, चलो बातें करते हैं। रोहान ने हंसकर कहा, बातों से मेरा गुजारा नहीं होता, मेरा गुजारा तो किसी और चीज से होता है। नूर शर्म से इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन रोहान इसकी बातें नजरअंदाज करते हुए करीब आ गया। नूर फौरन बैठ गई और कहा, रोहान प्लीज। रोहान ने शिद्दत से कहा, मरने वाली क्यों हो जाती हो? तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊं तो कहाँ जाऊं, या किसी और औरत के पास जाऊं? तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी हर ख्वाहिश, जुनून और शिद्दत सिर्फ तुम पर ही लुटाना चाहता हूँ। तुम ही इनकार करोगी, तुम ही रोकोगी, तुम ही बहाने बनाओगी। इसने आगे कहा, तुम्हारी ये बातें सिर्फ मेरी जिद बढ़ाती हैं, और जब मर्द जिद में आ जाए तो फिर कुछ नहीं देखता। अब मुझे मनाओ और वैसे मनाओ कि मैं राजी हो जाऊं। तुम नहीं आओगी तो मैं आऊंगा, और अगर मैं आऊंगा तो सुबह फिर तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पता नहीं लेडी डॉक्टर को तुमने कितने पैसे देकर सिखाया कि ऐसे जुमले बोले ताकि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं तुम जैसी औरतों की चालें अच्छी तरह से जानता हूँ। शौहर से दूर रहने के नए नए तरीके तुम ढूंढती रहती हो। यह हुस्न और खूबसूरती तुम किसको दिखाना चाहती हो, पता नहीं। नूर शदीद परेशान थी, मगर जब इसने आंखें बंद की तो अपने आप को रोहान के हवाले कर दिया। आज की पूरी रात भी रोहान ने इसे सोने नहीं दिया था। जैसे ही वो नींद की तरफ जाती, वो इसके रुखसार पर हाथ फेरता और कहता, सोने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ रहो, मेरी तरफ देखो। नूर को लग रहा था कि इसकी जिंदगी में आया यह हमसफर बेहिस है। औरत की तकलीफ से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जरा भी एहतजाज करती तो रोहान की शिद्दत बढ़ जाती, जिसे सहना नूर के बस की बात ना थी। रोहान जिद में ना खुद सोता, ना इसे सोने देता। इसके वालिद की अपनी फरमान थी और वो अक्सर देर से लड़ता, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, अपने काम में मसरूफ। इसलिए रात देर तक वो नूर के साथ जागता रहा। 15 दिनों में ही नूर कमजोर हो गई। इसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई और आंखों के गिर्द सियाह दायरे पड़ने लगे। लेकिन रोहान की शिद्दत में कमी न आई। वो खुद खुश खुराक था, रात को दूध पीकर सोता, हर तरह से अपना ख्याल रखता, मगर नूर से कहता, मुझे मोटी खवातीन बिल्कुल पसंद नहीं, तुम हमेशा फिट रहो। नूर ने अब शिकायत करना छोड़ दिया था। नूर ने खुद को हालात के हवाले कर दिया था और सोचती रही कि वक्त गुजरने के साथ रोहान भी नॉर्मल हो जाएगा, मगर ये सिर्फ इसका ख्याल था। 1 महीना गुजर गया, लेकिन रातों की बेख्वाबी वैसे की वैसी थी। कभी कभार वो रोने लगती, मगर रोहान से कुछ नहीं कहती थी। 1 महीने बाद इसकी तबीयत खराब रहने लगी। लेडी डॉक्टर के पास जाने पर खुशखबरी मिली कि वो हामिला है, मगर साथ ही डॉक्टर ने कहा कि शुरू के महीनों में इसे एहतियात करनी होगी और शौहर करीब न आए। फहमीदा बेगम ने कहा, फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। डॉक्टर ने बिस्तर से उठने से भी मना किया, क्योंकि इसका जिस्म पहले ही नाजुक था। जब यह खबर रोहान को पता चली तो वो गुस्से में आ गया। बोला, ये क्या तमाशा है, बच्चा कहाँ से आ गया? अभी मैं औलाद के मूड में नहीं हूँ, कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। अभी मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय करनी है। यह सुनकर नूर का रंगत उड़ गए। वो सोच रही थी कि आमतौर पर औलाद की खुशी में शौहर एहतियात करता है, बच्चा सबके लिए कीमती होता है और इंसान की सोच बदल जाती है। मगर रोहान के ख्याल सुनकर नूर के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि वो अब क्या करे। नूर ने बेबसी से कहा, रोहान आप कैसी बातें कर रहे हैं? रोहान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, कैसी बातें? वही बातें जो मुझे करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और ये बात मैंने तुम्हें वाजा कर दी है। नूर ने कहा,
लेकिन मुझे बच्चा पैदा करना है। डॉक्टर ने जो एहतियात बताई है वो भी करनी है। रोहान ने गुस्से में पूछा, तो ये किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है ना, मुझे अभी नहीं चाहिए, जब वक्त आएगा तब ले लूंगा। नूर ने आजिजी से कहा, खुदा के लिए रोहान, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अगर बच्चा जाया हुआ तो दोबारा माँ बनना मेरे लिए मुश्किल होगा। रोहान ने नाराज होकर कहा, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं सारी ड्रामेबाजी जानता हूँ। तुम मेरे पास आती हो, बहाने तराशी हो और फिर मेरी तौखा के मुताबिक रद्द अमल नहीं देती। नूर ने आहिस्ता से कहा, और क्या करूं? 1 महीना हो गया है हमारी शादी को। इस महीने में मैंने ठीक से सो भी नहीं पाया, फिर भी आपको लगता है कि मैं रद्द अमल नहीं देती? रोहान ने सख्ती से कहा, हाँ, मैं अभी तक तुमसे मुतमईन नहीं हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए। रोहान ने शिद्दत से कहा, मुझसे वैसे ही जुनूनी मोहब्बत करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। बच्चा और ये सब कुछ छोड़ दो, हम एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। जब मेरे पास आती हो तो पागल हो जाया करो, मुझे तुम्हारा वो पागलपन देखना है जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नूर इसकी बातें सुनकर शदीद घबरा गई। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे समझना इसके लिए मुश्किल था। नूर उठकर कमरे से बाहर आ गई। सोच रही थी कि सब कुछ फहमीदा बेगम को बता देगी। वो चाहती थी कि बेटे को समझाया जाए ताकि बच्चा महफूज रहे। एक तरफ लेडी डॉक्टर की हिदायत इसे डराती थी, दूसरी तरफ रोहान की शिद्दतें इसकी जान निकाल रही थी। नूर को अंदाजा नहीं था कि वो किस तरह का सुलूक बर्दाश्त करें। रोहान कभी कभी इसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर इतनी शिद्दत से चोट पहुंचाता कि खून बहने लगता और वो पीछे हट जाती। कहती, ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोला, यही तो मजा है, तुम्हें शादीशुदा जिंदगी का मजा समझना होगा, तुम एक बोर लड़की हो। नूर के दिल में हवस भी जागती थी, मगर वो ये सब नहीं कर सकती थी। अभी भी वो सर पकड़े रो रही थी। डॉक्टर की हिदायत और रोहान की शिद्दतें इसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। नूर माँ बनने वाली थी, मगर रोहान के रवैये ने इसे अंदर तक तोड़ दिया था। सांस भरते हुए वो सर पकड़कर बैठी थी। फहमीदा बेगम ताजा अनार का जूस लेकर कमरे में आई और परेशान होकर पूछा, बेटा क्या हुआ? सर में दर्द तो नहीं है? कुछ ठंडा या गर्म चाहिए तो बताओ, लाती हूँ। नूर ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, नहीं आंटी, ठीक हूँ, बस थोड़े चक्कर आए थे। इसके हाथ और पांव अभी भी ठंडे थे और रोहान की बातें इसे अंदर तक हिला चुकी थी। वो अपने बच्चे की खातिर खुश रहना चाहती थी, मगर रोहान की बातों ने इसकी आंखों में आंसू भर दिए थे। अभी इसने अपनी सास को कुछ बताने के लिए मुंह खोला ही था कि रोहान कमरे में आ गया। नूर खौफ के मारे अपनी जगह जम गई। फहमीदा बेगम के माथे पर बल पड़ गए और फौरन इसे खंजर से पकड़ लिया। कहती है, अरे बेटा क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा था? ये देखो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। नूर सीने पर हाथ रखकर सांस काबू में लाने की कोशिश कर रही थी और फहमीदा बेगम रोहान की तरफ घूरते हुए बोली, ये क्यों इतनी डर रही है? तुम्हें पता भी है ये तुम्हारी बहू और तुम्हारे बच्चे की माँ है। फहमीदा बेगम मुस्कुराकर नूर से बात कर रही थी, मगर रोहान के चेहरे पर बिल्कुल कोई नरम तासिर नहीं था। न माथे के बल कम हुए, न ही चेहरे पर मुस्कुराहट आई। रोहान ने सख्त लहजे में कहा, अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? मुझे अभी जिंदगी में सुकून चाहिए और बाप बनने का कोई शौक नहीं। ये बच्चा मेरी बीवी की वजह से पैदा हो रहा है। इसे माँ बनने का हक सिर्फ इसी वक्त मिलेगा जब मैं चाहूँ। ये सुनकर फहमीदा बेगम ने गुस्से में इसे जोरदार थप्पड़ मारा। रोहान को ये तौखा नहीं थी। बेगम ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कुछ परवाह है भी या नहीं? देखो, लड़कियां खुश नसीब होती हैं जो शादी के फौरन बाद औलाद की नेमत पाती हैं, वरना कई साल इंतजार और तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। बच्चे तुम्हारे सुकून और जिंदगी में रौनक लाएंगे। फहमीदा बेगम को नहीं मालूम था कि रोहान जिस सुकून की तलाश में है वो बच्चों से नहीं बल्कि नूर से हासिल करना चाहता है। एक गहरी सांस के साथ वो चुप हो गई। रोहान गुस्से से घूर कर नूर की तरफ देख रहा था और बोला, शाबाश, हर चीज को अपनी तरफ कर लो, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी मेरे खिलाफ। तुम सारा दिन उन्हें भड़काते रहती हो। शौहर अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि कदम धोकर पीते हैं और तुम मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर रही हो। रोहान कमरे से बाहर जा चुका था और नूर इसके पीछे गई। वो कहने लगी, रोहान, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, बराह करम मेरी बात सुनो, 2 मिनट रुक जाओ। मगर रोहान गाड़ी में बैठकर रवाना हो चुका था।
फहमीदा बेगम ने नूर को पकड़कर अपने कमरे में ले जाकर कहा, देखो बेटा, इसके दिमाग में क्या खराफत चलती रहती है, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। नूर एक बार फिर रोने लगी। दिल में खौफ था कि रात के किसी पहर रोहान वापस आएगा तो इसके साथ कैसा सलूक करेगा। फहमीदा बेगम ने कोशिश की कि नूर के सामने रोहान की तारीफ करे। बोली, बेटा फिक्र मत करो, ये मेरा लाडीला बेटा है, इसे सबसे मोहब्बत मिली है, इसलिए ये रद्द अमल देता है। जब तुम माँ बनकर इसके सामने अपने बच्चे के साथ होगी तब देखना अपनी औलाद पर जान वारेगा। नूर ने फहमीदा बेगम की बातें सुनी और रोहान के बचपन की कहानियां जानकर इसका रवैया कुछ बेहतर महसूस हुआ। नूर फ्रेश हो चुकी थी और दिल में सोच रही थी कि शायद रोहान को बच्चों को अपनाने के लिए वक्त चाहिए और वो कुछ अरसे के लिए ठीक हो जाएगा। इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो इसने अपने हाथों से रोहान के लिए खाना बनाया। रात के खाने के वक्त रोहान मेज पर बैठा था, ना अपनी माँ की तरफ देख रहा था और ना नूर की तरफ। फहमीदा बेगम ने इसे सीने से लगाकर माफी मांगी थी, लेकिन रोहान नूर को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा था। इसके बावजूद नूर अपने बच्चे के लिए खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही थी। रात को किचन समेटने के बाद नूर ने अपने और रोहान के लिए दूध गर्म किया। सोने से पहले जब फहमीदा बेगम चाय के लिए कमरे में गई और दूध राई के साथ वापस आई तो नूर ने दरवाजा कोहनी से ढकेलना चाहा, मगर लॉक था। इसने रोहान को आवाज दी, रोहान दरवाजा खोलो, मैं दूध लेकर आई हूँ। पहले तो वह खामोश रहा, फिर बार बार कहने पर बोला, तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पीना। नूर ने हंसकर मजाक किया, अरे फहमीदा आंटी, देखे ना रोहान दरवाजा नहीं खोल रहा। रोहान एक झटके से अपने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोल बैठा। कमरे में फहमीदा बेगम मौजूद नहीं थी, लेकिन नूर ने जोरदार खैखका लगाया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, अगले पल रोहान गुस्से से इसका बाजू पकड़कर झिंझोड़ा। गर्मा गर्म दूध का गिलास नूर के हाथ से छूटकर पेट पर गिर गया, जिससे वो दर्द से बिलबिला उठी। नूर ने दर्द से चिल्लाते हुए खुद को आजाद करने की कोशिश की। आंखों में पानी भर आया, लेकिन रोहान ने इसे धक्का देकर कहा, खबरदार, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज भी निकला तो देख लेना। इसकी बातों ने नूर को और भी खौफजदा कर दिया। वो दूध और दर्द के असर से अपने तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और रैकिंग से टकराई। पेट में शदीद तकलीफ ने इसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। फहमीदा बेगम जो नींद में थी, बहू की आवाज सुनकर फौरन उठ बैठी। रोहान ने नूर को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया और गुस्से से कहा, खबरदार, मेरी माँ के सामने ये एक भी लफ्ज मत निकालो। तुम ना मर रही हो, न इतने नाजुक बनो। नूर ने दर्द और खौफ के दरमियान खुद पर काबू पाने की कोशिश की और फहमीदा बेगम ने आकर पूछा, बेटा क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? नूर ने सिर्फ पेट पकड़े खामोशी इख्तियार की। दिल में दर्द और खौफ लिए नूर ने दिल में सोचा कि इस बार रोहान को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देना। रोहान ने कहा, कुछ नहीं बेटा, अम्मी आप भी बिलावजह मत उठें, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा था, दवा दे दी है, ठीक हो जाएगा। जब फहमीदा बेगम ने नूर को देखा तो इसका चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था, जैसे वो जब्त की इंतहा पर हो। वो करीब आई, बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास यही सो जाती हूँ। लेकिन पीछे खड़ा रोहान हाथ के इशारे से इसे घूर रहा था, वाजा कर रहा था कि खबरदार। नूर ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिलावजह उठकर आ गई हैं। ये तो बस थोड़े चक्कर लगने की वजह से हुआ और दूध का गिलास मेरे हाथ से छूट गया। रोहान मरहम लगा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। फहमीदा बेगम ने जाकर अपनी निगरानी में रोहान से नूर के हाथ पर मरहम लगवाया। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, नूर ने अपना जब्त खो दिया। आंखों में आंसुओं को रोक ना सकी और बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोहान प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है? मैं भी आपकी तरह जीती जागती इंसान हूँ। नूर ने अपनी आवाज में दर्द और गुस्से का इम्तिजाज भरकर कहा, आपको मेरी हालत पर कोई रहम नहीं आता। एक तरफ कहते हैं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, कि आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ जानिब ये रवैया, ये मोहब्बत नहीं, ये तो हुस्न परस्ती है। आप सिर्फ मेरे हुस्न और मेरे खदो खाल से मोहब्बत करते हैं, बाकी मेरा कोई वजूद आपके लिए माने नहीं रखता। रोहान ने यह सुनकर अगले ही लम्हे अपनी कनपटी मसलते हुए कहा, अब बस करो, क्या फलसफा सिखा रही हो?
तुम्हारे साथ शादी कर ली, क्या इतना काफी नहीं? और अभी से ये रोना धोना मचा दिया। यह कहकर वो करीब आ गया और नूर के पेट पर, जो अभी भी हल्का सुर्ख और दर्द में था, दवा लगाने लगा। नूर ने आंखें बंद करके लेटते हुए दर्द की शिद्दत महसूस की, जैसे पेट के अंदर कुछ कट रहा हो। बार बार वो दुहाई दे रही थी, रोहान मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन रोहान ने इसके मुंह से ये सब सुनते हुए एक पेन किलर निकाला और जबरदस्ती इसे खाने को दिया। नूर ने मना भी किया, नहीं रोहान, ऐसी हालत में दवा नहीं खाई जाती, डॉक्टर ने मना किया है। मगर रोहान ने ना सुनी। दवा मुंह में देकर पानी भी पिलाया और बोला, ये सब डॉक्टर्स बिलावजह तमाशा बना रहे हैं। नूर ने महसूस किया कि रोहान ने जो दवा इसे दी थी, इसका असर फौरन शुरू हो गया। कुछ ही देर में इसके पेट के दर्द में वाजा कमी आ गई। रोहान इसके करीब लेट चुका था और आहिस्ता से कहने लगा, अब तुम कुछ भी नहीं कहोगी, समझी? बीवी हो तुम, और ये सब तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत है। यही वो प्यार और चाहत है जिसके छेड़ने की तुमने शिकायत की थी। यही मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं तुम्हें रात भर जागता रखता हूँ और अपनी शिद्दतें तुम पर लटाता हूँ। अगर मुझ में तुम्हारे लिए कोई दिलचस्पी ना होती तो क्या मैं तुम्हें रात रात भर जगा कर रखता, तुम्हारे करीब आता और तुम्हें अपने हाथ लगाता? ऐसे शौहर देखे हैं तुमने जो बीवी के करीब आते ही उलझन महसूस करते हैं, इनसे आने वाली छोटी सी बदबू भी बर्दाश्त नहीं करते और दूसरी शादी कर लेते हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे हुस्न पर फिदा है। नूर खामोश हो गई, इसके दिल में सहम सा गया। इसने इसकी हवस पुरस्ती को मोहब्बत समझकर किसी जवाब की हिम्मत न की। बातों ही बातों में रोहान ने एक बार फिर इसे करीब खींचा। नूर ने अपने आप को इसके हवाले करते हुए नरम आवाज में कहा, एक आखिरी बार, प्लीज रोहान, ऐसा मत करें, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, मुझे शदीद तकलीफ हो रही है। रोहान ने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, प्लीज जान, सिर्फ एक बार, एक ही बार मुझे अपने पास रहने दो, मुझे अपनी सारी तशनगी मिटाने दो। इसके बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, वादा करता हूँ, सिर्फ आज की रात के लिए। नूर ने इसकी बात सुनी और इस वक्त तक जो भी तकलीफ थी, इसे अपने अंदर सहने की कोशिश की। नूर ने एक बार फिर अपने आप को रोहान के हवाले कर दिया। हालांकि डॉक्टर की हिदायत वाज़ा थी, रात के 2 बज चुके थे, लेकिन रोहान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जोरदार और उकताए हुए लहजे में इस पर बेहोशी की कैफियत तारीफ होने लगी। नूर ने हल्की सी आवाज में कहा, प्लीज प्लीज बस कर दीजिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा है, मौत नजर आ रही है। लेकिन रोहान ने चंद लम्हों की मोहलत मांगी और दोबारा इसमें खो गया। एक लम्हा ऐसा आया जब नूर दुनिया से बेगाना हो गई, इसकी आंखें मिच गई थी और बेहोशी इस पर छाई गई थी। रोहान मुसलसल इसके मुंह पर उंगलियां फेरते हुए इससे कह रहा था, नहीं, आंखें बंद मत करो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरा साथ दो। लेकिन नूर हर चीज से बेगाना हो चुकी थी। ये देखकर रोहान को गुस्सा आ गया। अगले पल इसने नूर पर ऐसी सख्ती बरती कि इसकी चीख फलक शगाफ निकली। नूर को ऐसा लगा जैसे इसकी जान ही लबों पर आ गई हो। इस वक्त वो अपने शौहर से सिर्फ नफरत और हकारत महसूस कर रही थी। रोहान ने इसके मुंह पर हाथ रखकर सख्त लहजे में कहा, चुप, खबरदार, मजीद एक भी आवाज न निकालना। नूर दर्द से दोहरी हो चुकी थी। इसके चीखने की आवाजें कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। फहमीदा बेगम दरवाजे पर धड़ धड़ दस्तक दे रही थी, लेकिन रोहान ने सख्ती से कहा, माँ को कुछ मत बताना। जैसे ही दरवाजा खुला, नूर दर्द के मारे उठकर अपनी सास के गले लगने को तैयार थी, लेकिन नूर अचानक गिर पड़ी। इसे यूं बेहोश देखकर फहमीदा बेगम फौरन आगे बढ़ी। इस वक्त नूर की हालत देखकर फहमीदा बेगम का दिल लरस गया और वो सोच रही थी कि आखिर किस तरह इस लड़के को अक्ल और गैरत की बात समझाई जाए ताकि वो अपनी हरकतों पर काबू पा सके। फौरन नूर को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने इसकी हालत देखी तो सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, ये शादी किसी हैवान या शैतान के साथ करवाई गई है। ये शैतान जरूर हो सकता है मगर इंसान नहीं। इंसान यूं नहीं करते। ये लड़की की हालत देखिए, अभी से 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा और ये बिल्कुल टूट चुकी है। मुझे लगता है कि आपने इसकी शादी ऐसे शख्स से करवाई है जो सिर्फ जिस्म को देखता है, जिसके लिए औरत सिर्फ गोश्त का टुकड़ा है, जिसे जब दिल चाहेगा मुंह में डालेगा और जब दिल चाहेगा छोड़ देगा। डॉक्टर की बातें सुनकर फहमीदा बेगम की आंखों से आंसू निकल आए।
यह खबर जल्दी ही इलाके में फैल गई। पड़ोस की औरतें जो फहमीदा बेगम की इज्जत करती थी, सब एक दूसरे से मुंह छुपाने लगी। डॉक्टर ने आगे कहा, आपकी बहू का बच्चा ज़ाया हो चुका है, लेकिन आपके लिए खुशी का मौका भी है। मिठाइयाँ बांटें, जश्न मनाइए, लेकिन याद रखें कि आपके बेटे ने क्या किया है। ये बात फहमीदा बेगम के लिए नाकाबिले यकीन और दर्दनाक थी, क्योंकि ये डॉक्टर की जानिब से दी गई खबरदारियां और तस्वीरें पहले कभी नहीं सुनी गई थी। मगर आखिरकार वो भी एक इंसान थी और इस पर जो जुल्म हो रहा था, इसे बर्दाश्त करना अब मुमकिन न रहा था। फहमीदा बेगम की उम्र की एक औरत होने की वजह से वो ऐसे मामलात की पेचीदगियां बाखूबी समझ सकती थी। जब नूर को मालूम हुआ कि इसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो वो बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। इसकी तबीयत काफी खराब थी, ब्लड प्रेशर बार बार नीचे जा रहा था। नूर की माँ भी फौरन वहां पहुंच गई। सास ने इसके सामने हाथ जोड़कर कहा, अपनी माँ को कुछ मत बताओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन नूर दिल ही दिल में बेचैन थी, सोच रही थी कि माँ को भी कुछ न पता चले। वो आखिरकार अपनी माँ के सामने आ गई और गले लगकर सब कुछ बता दिया। फहमीदा बेगम ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा कि गुज़िश्ता रात रोहान ने किस तरह दरिंदगी का मुजाहिरा किया था, और नूर ने सारी हकीकत इनके सामने बयान कर दी। दोनों औरतों के चेहरे पर शदीद गुस्सा नुमाया था। फहमीदा बेगम घर वापस जाकर रोहान को गिरेबान से पकड़कर कहने लगी, मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। जब तू छोटा सा था, मैंने तुझे 9 माह तक अपनी कोख में रखा, और अब तो ऐसी हरकतें कर रहा है। रोहान फौरन खुद को बुरी इल्जामा करते हुए बोला, अम्मी वो झूठ बोल रही हैं। लेकिन फहमीदा बेगम इसकी तरफ सख्ती से देखते हुए मुक्के मारकर कहने लगी, झूठ बोलता है तू? अरे मेरे सामने 24 घंटे रहती है वो लड़की, मैं इसकी आदत को बाखूबी जान चुकी हूँ। सारा कुछ तेरा है, और तू ही वो बदबख्त निकला है जिसने एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब खुश हो जा, अपनी माँ को जलील करवाकर, और दोबारा कभी बाप न बन सकेगा। नूर की माँ ने इसे अपने घर ले जाया, और संभलने में नूर को काफी वक्त लगा। 1 माह तक वो अपने मैके में ही रही। इस दौरान ना इसने रोहान से कोई कॉल की, और ना ही फहमीदा बेगम ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की। वो कब आता कब जाता, ये सब इनके लिए नामालूम रहा। फिर भी एक माँ के दिल में अपने बेटे के लिए रहम जाग उठा। इसने नूर के बिखरे बाल देखे, इसकी चुपचाप रहने पर इसे तरस आया, और वही रोहान जो पहले सख्त और बेरहम था, अब अपनी माँ के सामने रोते हुए बैठा और कहने लगा, अम्मी मैं सुधर चुका हूँ। जानती है मुझे किस बात ने सुधारा? आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा गलत काम किया, अपने हाथों से अपने औलाद को खत्म किया। आज मेरा दोस्त मुझे खुशी खुशी बता रहा था कि वो बाप बनने वाला है, और मेरे सामने इसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे। इतनी खुशी से वो मुझे अपने दिल के जज्बात बयान कर रहा था, और मैं इसका चेहरा गौर से देख रही थी। अम्मी मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रही है, बताएं मैं क्या करूं? मैंने बहुत गलत किया। नूर के साथ मेरा रवैया बहुत बुरा रहा, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। वो अपनी माँ के सीने से चिमट कर रोते हुए ये सब कुछ कह रहा था। फहमीदा बेगम ने भी इसे मजबूती से गले लगा लिया। अगले दिन वो दोनों माँ और बेटा नूर को लेने इसके घर पहुंच गए। नूर गुमसुम सी एक तरफ बैठी हुई थी, और इसे रोहान से खौफ सा महसूस हो रहा था। फहमीदा बेगम ने इसे यकीन दिलाया, बेटा रोहान वाकई बदल चुका है, इसने अपनी गलतियां तस्लीम कर ली हैं। तुम हमारे साथ वापस आओ, देखना अब वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। नूर खाली दिमाग के साथ अपनी सास और शौहर को देख रही थी, फिर अपने कमरे में चली गई। वो सोच रही थी कि वो कभी वापस नहीं जाएगी। इसकी माँ भी पीछे पीछे आई। नूर गहरी सांस लेकर अपनी माँ से कुछ कहने वाली थी, लेकिन इसकी माँ ने इसे समझाते हुए कहा, बेटा जो भी फैसला करना चाहती हो सोच समझ कर करना। ये बात हमेशा ज़हन में रखना कि हम जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ अगर लड़की की तरफ से पहल की जाए तो इसके वालिदैन और बहन भाइयों के लिए कैसी कैसे बातें कही जाती हैं। अगर मर्द तलाक दे दे तो भी औरत के वजूद पर तनकीद हो जाती है, लेकिन अगर औरत खुद किसी अक़दाम में पहल करे तो इसके असरात और भी ज्यादा होते हैं। नूर ने सर झुकाते हुए सोचा कि ऐसा माशरा वाकई औरतों को सुकून से जीने नहीं देता।
दिल चाहता तो वो इसी वक्त इस शख्स रोहान से अलहदगी इख्तियार कर लेती, क्योंकि वो जानती थी कि इसके बदन और इसकी जिंदगी के नुकसान का सारा बोझ आखिरकार इसके हिस्से में आया है। जिस तरह इसने अपने जहन में शौहर के लिए ख्यालात और तौखात बना रखी थी, वैसा कुछ भी रोहान में नहीं था। इसे तो नूर से वाकई मोहब्बत ही नहीं थी, लेकिन अपनी माँ और सास की नसीहतें सुनकर आखिरी बार नूर ने अपने शौहर को मौका देने का फैसला किया। सिर्फ और सिर्फ अपने सास की वजह से वो दोबारा इस घर में वापस आई थी। दिल में धड़कने वाले खौफ और अस्तरब के बावजूद वो कमरे में चुपचाप बैठी रही, सोचते हुए कि अगर रोहान ने आज भी वही कुछ किया जो पहले करता रहा, तो वो शौहर होने का कोई लिहाज नहीं करेगी। कुछ देर बाद रोहान कमरे में दाखिल हुआ। इसे नूर यूं बैठा देखकर अपने पास बिठा लिया, इसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और अपने लब इसके हाथ पर रख दिए। फिर कहने लगा, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे वाकई पछतावा है। तुम कहती थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन अब मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत महसूस हो रही है। जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो मुझे लगा मेरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिसके तुम वाकई हकदार हो। नूर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ रोहान खुद बोल रहा है। रोहान ने कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर के लिए जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे और शॉपिंग भी करवाएंगे। शुरू में नूर ने इनकार किया, लेकिन रोहान के मुसलसल इसरार पर वो तैयार हो गई। पहले तो नूर को लगा कि ये सब सिर्फ एक दिन के लिए इसे बहलाने की कोशिश की है, लेकिन जल्द ही ये रोज का मामूल बन गया। रोहान अक्सर नूर के लिए कोई ना कोई तोहफा ले आता, इसे बाहर घुमाने ले जाता, और नूर भी जैसे इस पर एतमाद करना शुरू कर गई थी। वो इसे एक आखिरी मौका देना चाहती थी और अपने रवैये को बेहतर बनाने लगी। इस दौरान रोहान ने कभी भी नूर के करीब आने की कोशिश नहीं की, लेकिन रात को कभी कभार सोए हुए भी इसका हाथ नूर पर पड़ जाता। नूर फौरन होश में आते ही इसे दूर कर देती। रोहान ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की और वो वाकई बदल भी गया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी फितरत दोबारा अपनी पुरानी आदत की तरफ मुड़ने लगी। इसका ज़मीर बार बार इसे उकसाता कि वो एक बार फिर वो सब करे जिससे इसे नूर के साथ तस्कीन मिले, और इसके लिए अपने आप को सुधारना और मुनाफिकत का लुबादा ओढ़ना आसान नहीं रहा था। रोहान के दिल में अब औलाद की ख्वाहिश भी जागने लगी थी, क्योंकि वो अपने हम उम्र कजिन और दोस्तों को बाप बनने की खुशखबरी देते देखकर अंदर ही अंदर हसरत महसूस करता रहा था। एक दिन जब वो घर आया तो नूर का हाथ पकड़कर बोला, नूर, मुझे लगता है तुम अब थोड़ी बेहतर हो गई हो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो। इस बार मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। यह सुनकर नूर के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो कहने लगी, आपने बहुत देर कर दी। डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। मैं अब सिर्फ आपके लिए हूँ, सिर्फ आपके इस्तेमाल का सामान बनकर रह गई हूँ। मुझसे माँ बनने की उम्मीद मत रखिए। यह सुनकर रोहान का चेहरा उतर गया। वो बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे औलाद चाहिए, बस चाहिए। तुम अपना इलाज करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे औलाद पैदा करके दो, चाहे बेटा ही क्यों ना हो। नूर इस वक्त उलझन में थी। इसने सोचा, ये शख्स कैसा है। कभी वो अपने औलाद की खातिर इस तरह अजियत बर्दाश्त करता है और कभी इतनी शिद्दत से मांगता है। और वो इसे दोबारा डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने फिर कहा कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। रोहान के जहन पर यह बातें इतना असर डाल गई कि कुछ दिन वो खामोश रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका रवैया नूर के साथ बदलने लगा। वह हर बात पर इससे लड़ता झगड़ता, इसे बांझ होने के ताने देता और यहाँ तक कि कभी कभार हाथ भी उठाने लगा। फहमीदा बेगम दिन ब दिन घर के शोर शराबे और इस कुशीदा माहौल की वजह से कमजोर हो गई थी। वो ज्यादातर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती और कभी कभार मुलाजिमीन का ख्याल रखती। फहमीदा बेगम शाजो नाज ही कमरे से बाहर निकलती थी, वरना वो ज्यादातर कमरे में ही रहती थी। एक रोज रोहान ने घर में यह खबर दी कि वो दूसरी शादी करने वाला है। इसने कहा, मैं तुम जैसी बंजर जमीन के साथ नहीं रह सकता। नूर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बोली, जबान बंद रखो, तुम्हारी वजह से मैं इस हालत तक पहुंची हूँ, वरना मैं बिल्कुल सेहतमंद थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसे मर्द की खातिर मैंने अपना आप कुर्बान किया। रोहान ने सर्द लहजे में कहा,
दफा हो जाओ मेरी नजरों से, मैं दूसरी शादी करूंगा जिसमें एक ऐसी खूबसूरत और तालीम याफ्ता औरत होगी जो मुझे वारिस देगी। जब फहमीदा बेगम ने ये अल्फाज सुने तो इन्हें हार्ट अटैक आ गया। नूर रोते हुए वापस अपने वालिदैन के पास चली गई और रोहान पर फहमीदा बेगम की मौत की खबर बिजली बनकर गिरी। अपनी मां के इंतकाल के बाद रोहान ने अपनी दोस्त की मदद से एक लड़की का रिश्ता तलाश किया जो पढ़ी लिखी और मॉडल थी। बिलाशुबा वो नूर से भी ज्यादा खूबसूरत थी। 3 माह बाद इससे शादी कर ली और इसे अपनी बीवी बनाकर घर ले आया। शुरू में तो वो नूर के साथ जैसा रवैया रखता था वही सब कुछ नई बीवी के साथ भी दोहराया, लेकिन ये लड़की बेहद होशियार और चालाक निकली। थोड़े दिनों में ही वो बहाने बनाकर रोहान के घर और जायदाद के कागजात अपने नाम करवाने लगी। शादी के 4 माह बाद ही वो हामिला हो गई। रोहान खुशी से फूल नहीं रहा था। कहने लगा तुम मुझे वारिस पैदा करके दो। मगर 5 माह बाद जब वो इसे चेकअप के लिए ले गया, डॉक्टर ने बताया कि वो जुड़वा बेटियों की मां बनने वाली है। बेटियों की खबर सुनकर रोहान गुस्से से भड़क उठा। घर आकर इसने बीवी को मारा और कहा, मैंने कहा था बेटा पैदा करो, ये बेटियां कहाँ से आई। लड़के ने खाने और दवा से इनकार किया, लेकिन रोहान ने जबरदस्ती दवा देकर इसका हमल जाया करवा दिया। इब्तिदा में इस तकलीफ की वजह से वो रातों रात रोती रही, लेकिन जल्दी ही दिल में रोहान के जुल्म की नफरत ने जगह बना ली। अब वो भी इंतकाम लेने का मंसूबा बनाने लगी। इस पर भी रोहान वही सख्ती करता रहा जो नूर के साथ करता था। वक्त के साथ इसकी तबीयत खराब होने लगी। अक्सर रोहान घर आते ही सो जाया करता और कहता, आज तुम्हारे पास आने का दिल नहीं है। लेकिन वह हर रोज कोशिश करता कि अपनी बीवी के साथ रोमांस करे, लेकिन ये ख्वाहिश इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो बिल्कुल कमजोर हड्डियों के ढांचे की तरह रह गया। इसके बराकस अलीशबा पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और दिलकश हो चुकी थी। अपने हालात देखकर वो अक्सर चीखता और बेबसी में रोता रहता था। वो तो एक भरपूर मॉडल थी और चंद महीनों में इसकी हालत इतनी खराब क्यों हो गई थी, ये इसे समझ नहीं आ रहा था। एक रोज वो व्हील चेयर पर बैठा सोच में डूबा हुआ था। एक हफ्ता पहले ही ऑफिस के वापस आते हुए एक हादसे का शिकार होकर इसने अपनी टांगे खो दी थी। अलीशबा इसके करीब फर्श पर बैठ गई, अपने हाथ इसके सीने पर रखे, कॉलर के बटन बंद करते हुए बोली, तुम्हें बहुत शौक था ना सारी रात ये सब कुछ करने का। बस यही जुल्म तुमने मुझ पर और अपनी साबिका बीवी पर किया। इसी की सजा है। मैंने तुम्हें ये सबक दिया है। वो कदम नूर को उठाना चाहिए था, मगर शायद इसमें इतना हौसला नहीं था। 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने और मासूम जानों को नुकसान पहुंचाने वाले तुम्हें मैं सारी जिंदगी सजा दूंगी। तुम्हारे साथ इस घर में रहकर तुम्हें नामर्द तो कहूंगी, तुम्हारी हाथों में चूड़ियां पहनाऊंगी, क्योंकि ऐसे हैवान सिफत मर्द सिर्फ इसी के काबिल होते हैं। यह कहकर अलीशबा अपने बाजू पर बैग लटकाए बाहर निकल गई, जबकि रोहान चीखता हुआ व्हील चेयर से गिर पड़ा। यह मंजर इसके लिए नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त था। वो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, मगर यही इसके साथ होना चाहिए था। रोहान ने औरत को बस अपनी तस्कीन का जरिया समझा हुआ था। जैसे ही नूर की इद्दत पूरी हुई, इसके लिए रिश्ते आने लगे। नूर का एक कजिन अरबाज, जो दुबई में तालीम मुकम्मिल करने के बाद बिजनेसमैन बन चुका था, बचपन से ही नूर पर फिदा था, लेकिन नूर की अचानक शादी ने इसे अंदर तक तोड़ दिया। जब अरबाज को नूर की तलाक की खबर मिली तो वो फौरन पाकिस्तान आया और अपनी माँ और बड़ी बहन को रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। इब्तिदा में नूर ने इनकार किया, मगर जब इसने खाला बार बार वास्ते देने लगी तो आखिरकार नूर ने अरबाज से मुलाकात करने की इजाजत दे दी। अरबाज के सामने नूर ने ढके छुपे अंदाज में सारी हकीकत बयान कर दी कि वो मां नहीं बन सकती, लेकिन इसके बावजूद अरबाज ने इसे अपने दिल में जगह दे दी। नूर ने सिर्फ अपनी मां की खातिर ये शादी कबूल की, क्योंकि वह समझती थी कि बाकी मर्द भी रोहान जैसे ही होंगे। लेकिन जितनी मोहब्बत, इज्जत और अपनायत अरबाज ने इसे दी, वो नूर के दिल में घर कर गई। शादी के 8 माह बाद अचानक नूर की तबीयत खराब होने लगी। अरबाज फौरन हाफिज से घर आया और इसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि नूर मां बनने वाली है, जिस पर नूर हैरान रह गई। नूर ने बाबाजी से पूछा, मुमकिन कैसे है? डॉक्टर ने इसकी हैरत को देखते हुए वजाहत की कि डॉक्टर ने बताया कि बाज़ी औक़ात ऐसी पेचीदगियां आ जाती हैं जिसकी वजह से हत्ता कि हम माहिर डॉक्टर्स भी गलत अंदाजा लगा बैठते हैं।
लेकिन खुशकिस्मती से आप मुकम्मल तौर पर सलाहियत से महरूम नहीं हुई थी। यही वजह है कि आज ये खुशखबरी आपके सामने है। नूर ने मुस्कुराकर खुदा का शुक्र अदा किया। अरबाज का हाथ मजबूती से पकड़ा और हॉस्पिटल से बाहर कदम रखा। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।